नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस शो में। और वीकली शो है ये। 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब यहाँ से आगे रास्ता क्या बनेगा बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लास्ट वीक बहुत टफ था मार्केट के लिहाज से। उससे पहला भी हफ्ता था, लेकिन पिछला हफ्ता और ज्यादा टफ था, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में। मतलब इतना ठंडा मार्केट आप सोच नहीं सकते। आप देखिए 10 से 14 के बीच में 0.8% निफ्टी गिरा और सारे इंडाइसेस थोड़े थोड़े गिरे। क्या ये मानना चाहिए कि बुल्स की ग्रिप कम हो गई है? एक समय ऐसा लग रहा था कि बुल्स शायद अपने को टिका लेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन फिर से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और मिड स्मॉल माइक्रो में भी कोई खास दम नहीं। सेक्टोरली जो बड़े सेक्टर हैं, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, आईटी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, मेटल, सब वीकनेस के साथ बंद हुए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल एलिवेटेड लेवल पे स्टे कर रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, इन्फ्लेशन भी बढ़ के आया है, इंडिया का भी और यूएस का भी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याओं के बीच में मार्केट ठहरा हुआ लग रहा है। लेकिन हमारे एफआईआई जो डीआईज ना, एकदम दे आर बिहेविंग लाइक नट्स। एक दिन खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये भी डेटा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आप इसका वीकली, मंथली और एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और डीआईज भी अब जैसे लग रहा है कि थम से गए हैं। ऐसे में 3 सवाल मेरे मन में आए, जो मैंने कहा आपकी बिहाफ पे पूछे सुनील सर से। पहला तो ये है कि क्या इस समय मार्केट में जो स्टैग्नेशन है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? ये मान लिया जाए कि बुल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, कैसे इसको रीड करें? दूसरा, Q1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो रिजल्ट सीजन कैसा गया? और तीसरा सवाल है, एसआईपी का डेटा आया है एमफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे पहला क्वेश्चन भी रिलेटेड है, थोड़ा मूड समझने में आएगा। तो सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और 3 नमस्कार। मैंने सवाल आपके लिए सोचे हैं कि ये 3 सवाल का आप हमारे दर्शकों को समझाएं, जवाब दें। और 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और सभी दर्शकों को भी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। तो ये मार्केट्स, आपने अपेरेंट स्टैग्नेशन लिखा है, जो अपेरेंट नहीं है, जैसे डेटा बता रही है, वो एक्चुअल स्टैग्नेशन ही है। और इसके कारण 2 मेन कारण आपने 2 अगले सवाल में पूछ लिया। जब वो डेटा आपको वो समझ आएगा कि क्यों ऐसा है। Q1 अर्निंग्स भी सही और एमफी के म्यूचुअल फंड इन्फ्लोस भी, इसमें आंसर उसका है, तो तब उसको डिस्कस करते हैं। मगर उसके अलावा मार्केट की जो स्टैग्नेशन की बात है, मैं साफ साफ आपको बताऊं कि ये एफआईआईज की जो चाल है, आप 1 मिनट वो एफआईआई वाली स्लाइड दिखाई है, फ्लोस की स्लाइड, राइट? तो आपको दिख रहा होगा कि उनका मूड इस तरफ या उस तरफ बना नहीं है। आप इनफैक्ट देखिए कि 2 दिन रेड है, 3 दिन ग्रीन है, बट कहीं पे भी कुछ बड़ा सेलिंग या बड़ा बाइंग नहीं है। करेक्ट? ये एफआई की बात कर रहा हूं, देखो। और अगर आप उसके पहले वाले नंबर पे देखो, ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल में देखिए, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। 13, 14, 16, 14, 12, ऐसा नहीं है कि सेलिंग हो रहा है बिकॉज बहुत रिडेम्पशन ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं है। और इसका मेन कारण एक जो मैं देख रहा था कि जो तेल की दाम ना, इस बार जब रीएस्केलेशन हुआ, एक्चुअली तेल का दाम उतना बढ़ा नहीं। अभी देखिए 87 इज नॉट गुड, 87, 88 पे घूम रहा है, मगर वो 100 उसके लेवल पे नहीं गया डिस्पाइट एस्केलेशन जो हुआ। तो क्या है कि मेरे मन में कि एफआईएस का पहले वाली जो आंकड़े थे, उसमें एक तरफ सेलिंग था, दूसरी तरफ बहुत शॉर्ट्स बिल्डअप हो रही थी। अब ये जो बाइंग आपको दिख रहा है, ये जेन्युइन बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। जो पुराने शॉर्ट्स उन्होंने किए थे वॉर के टाइम में इंडिया के ऊपर, वो जैसे ही आ रहे हैं तो वो उसको आपको बाइंग दिख रही है। वैसे तो एफआई का मूड इंडिया की ओर कोई पॉजिटिव भाई ढंग से बदला नहीं है, राइट? ये एक कारण है, मैं मानता हूं कि मार्केट की। अब डीआई की ओर बात करें, ये क्या देखिए, इस जस्ट 2 दिन उन्होंने 4-5 हजार खरीदा, उसके बाद ठंडा।
तो डीआईएस के फ्लोस में भी आपको देखें तो एक कन्विक्शन नहीं है, राइट। और इसका कारण अगले 2 चीज में दिखेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट हम शायद वो रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एम्फी फ्लो को भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वापस इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कुछ आंसर्स उसमें से आते हैं, राइट। जी, तो ये आंकड़े हैं पहले रिजल्ट करें सर। हाँ, अरे पहले रिजल्ट करेंगे। पहले रिजल्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। तो रिजल्ट देखिए, एक स्लाइड को, नंबर्स को देखने से पहले आप बाय एंड लार्ज मार्केट की कमेंट्री सुनी है। लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, अर्निंग सीजन ठीक थी। यही बात कहीं पे भी एनालिस्ट सब वैसे ही बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप डिग डीप के, और मैंने इसको एम्फी के इसके तरफ से काटा है, और उसका कारण है क्योंकि डीआईएस के अंदर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है। माने उनके लिए लार्ज कैप निफ्टी 50 नहीं है, उनके लिए लार्ज कैप टॉप 100 का यूनिवर्स है, राइट। तो वो सिंस वो सिग्निफिकेंट खेल रहे हैं मार्केट में, उनके हिसाब से मैंने कट किया है इसको। नॉर्मली आप निफ्टी क्या देखेंगे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का देखेंगे, ऐसे ये मैंने ऐसे नहीं कट किया है। मैंने एम्फी का डेफिनेशन के तौर पर लार्ज कैप को टॉप 100 बना दिया। और अगर आप यहां पर देखेंगे कुछ चीजें सामने आती है कि लार्ज कैप में अर्निंग्स 11% है, राइट। और ये 11% और उसके अगले कॉलम में 9% है। अब ये फर्क क्या है पता है आपको? फर्क ये है कि ये जो मार्केट में रिपोर्ट करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कवरेज वाले में वो ऑपरेटिंग, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निकाल के बात करते हैं, ओके। और ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग वॉलेटिलिटी, वो वॉलेटाइल सेक्टर्स को हटा के फिर मार्केट का गाइडेंस देते हैं। ये एक तरह से उनकी चाल है, ये, हाँ। ओके। बट इफ यू टेक ऑयल इम्पैक्ट, उसको ऑयल मार्केटिंग कभी इंक्लूड करे तो ये 11.5 बनता है 9। सिमिलरली मिड कैप के अंदर देखिए 22% माना जा रहा है पैट ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट 150 स्टॉक्स, मगर अगर आप उधर देखेंगे ऑल इन, उसमें 18% गिर जाता है। तो ये जो वॉलेटाइल, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सब वो कह रहे हैं कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट डू करके उसको हटाकर देखते हैं। तो एक चीज है कि ये थोड़ा फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन बाहर निकलता है। तो असली तो टोटल मार्केट यूनिवर्स से ले ले, और उसके बाद इवन स्मॉल कैप जो कि 33% बता रहे हैं सब लोग, एक्चुअली इट्स ओनली 24% इफ यू टेक ऑल द कंपनीज इन द यूनिवर्स, ओके। सो एवरी कैटेगरी में देखिए देयर इज अ टेम्परिंग डाउन ऑफ द अर्निंग्स के उस तरह की कंपनियों में। और अदर पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट मार्केट की हालत बहुत खराब है बियॉन्ड द टॉप 500 कंपनीज। आप देखिए रेस्ट ऑफ द मार्केट में इट्स ओनली 8.5 विदाउट दिस वॉलेटाइल, एंड इंक्लूडेड इट्स ओनली 5% अर्निंग्स। तो ये जो, और मैं बताता हूं आपको इसमें क्या है ना, अब माइक्रो कैप में आप यहां पर मैंने 1000 तक लिया है, उसका ठीक ठाक है, नॉट एज गुड एज स्मॉल कैप, बट ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप से गिरते जा रहा है माइक्रो कैप का, और उसके नीचे और भी गिर रहा है। तो क्या इसमें है, और इसका में कारण भी क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हालत उतनी ठीक नहीं है। छोटे मोटी कंपनियां मुश्किल से मैनेज कर रही है, बिकॉज उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, उनकी ऑपरेटिंग ये सब बढ़ गई है। सो ओवरऑल हम जस्ट स्टॉक मार्केट की टॉप कंपनीज को देखकर ये समझ रहे हैं, मगर देयर इज स्ट्रेस इन द इकोनॉमी। क्लियरली आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का अर्निंग्स इनके हिसाब से 16% है, बट एक्चुअली टोटल यूनिवर्स का अर्निंग्स खाली 12% है। 12% है। सो ये एक चीज है जहां पर फिल्टर करके इस डेटा को मार्केट में, मीडिया में, सब में पेश कर रहे हैं। Earnings are decent. It's not that, देखिए, even with all this correction, small cap is still 24%, mid cap is 18%. It's not bad. But definitely हर एक की जो
फुल स्टॉक यूनिवर्स होती है, उसमें हम्म, जरूर प्रेशर है उन कंपनियों के ऊपर जो वो तो OMCs का तो पता है सबको, राइट। तो ये एक बात हुई। अब दूसरी बात है सेक्टरली। हम्म, इस बार अर्निंग्स के रिजल्ट में सेक्टरल डाइवर्जेंस भयंकर है। ओके, अगले स्लाइड में दिखाता हूं मैं। हम्म, अगले स्लाइड में मैंने की सेक्टर्स को डाला है और इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला है। हम्म, अब इसको ऊपर से पढ़ना चाहेंगे या नीचे से पढ़ना चाहेंगे? मगर आप गिनेंगे इनको 1 2 3 4 कितने बता, कितने सेक्टर का सिंगल डिजिट है देखो प्रॉफिट ग्रोथ। राइट, सो खाली रियल एस्टेट और रियल्टी डेवलपर्स, कैपिटल हम्म, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, पावर, ग्रीन एनर्जी, यूटिलिटीज, फार्मा, इनका 20% एंड अबव है। हम्म, और उसके बाद आता है आपको ऑटो, बैंक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और रिटेल और सीमेंट। इसके सिवाय बाकी सभी कंपनीज का, और मैंने इसलिए नंबर्स भी आंकड़े दिए हैं कितने कंपनियां हैं। आप नीचे से आप गिनते जाइए नंबर ऑफ कंपनीज जिनका बिलो 10% है। 400, 270, 670, 670 प्लस 75, 750, फिर 970, फिर अनदर 300 को ऐड करिए, 1270, 1400, 12,400, 12,500। सो साढ़े कितना देखिए 1250 कंपनीज का अर्निंग्स का इशू है। सो एक पोलराइज्ड है। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में इधर ये ढूंढ ढूंढ के वो अच्छे सेक्टर, अभी अर्निंग सीजन खत्म हुआ तो DIS का मेन होता है कि कौन सी सेक्टर की अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें डालूं मैं पैसा, हम्म। मगर एक लिमिटेड सेट ही आ रहा है सामने। सर FMCG और कंज्यूमर स्टेपल्स का नंबर इतना खराब क्यों है? अरे वो तो पता है ना, एक्सेप्ट फॉर वन कंपनी, ITC का नेस्ले, खराब था, नेस्ले का ओनली अच्छा था। नेस्ले वाज गुड, दैट्स इट। हाँ बिकॉज रूरल में प्रेशर है ना। माय गॉड। मानसून मानसून अभी भी क्या बता रहे हैं ना, मैंने देखा मानसून के डिटेल किया मैंने, अभी भी फोरकास्ट है बिटवीन 90 to 92% मानसून लॉन्ग पीरियड एवरेज का निकलेगा। और केमिकल एंड एग्रो केम सो पुअर, 2.5% ओनली। यस माय गॉड। बट सर जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है रियल एस्टेट और रियलिटी, मुझे लगता उसमें है कि वो लिक्विडिटी पीक, कम है ना, कितना खरीद सकोगे अब। हाँ, और पीक भी है वो। और पीक भी है। और देखिए ये 210 कंपनी की बता रहे हम, बट रियली खरीदने लायक कंपनी कितने हैं, 4 5 हाथ 6 में गिन बस सकते हो। मैक्सिमम। हाँ, तो लिक्विडिटी को डिप्लॉय करने के लिए मैं कहां जाऊं जब अर्निंग्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। मीडिया में सब आके बातें कर लेते हैं क्योंकि और पॉजिटिव स्पिन देना चाह रहे हैं। सर ऊपर से 3 सेक्टर देखिए आप, रियल एस्टेट में 4 6 कंपनी, कैपिटल गुड्स में भी 4 6 कंपनी है, टेलीकॉम मीडिया में 2 ही कंपनी लगती है मेरे को। करेक्ट, ये जस्ट वो एक ब्रॉड यूनिवर्सिटी से छोटी बड़ी कंपनी को भी इंक्लूड किया है यूनिवर्स के हिसाब से। रियल इन्वेस्टेबल कंपनीज बहुत कम है। तो दिस इज द चैलेंज। ये अर्निंग्स की ऑनेस्ट ऐसा लुक देख के बताना से लोग डर जाएंगे, तो मीडिया में कोई ऐसा बात नहीं करता है। हम अपने शो में वी डोंट वरी अबाउट दैट, सो हम ऑनेस्टली बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं बिकॉज हमारा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई अभी फंड नहीं है मुझे फायदा उठाने का, और कोई भी फंड मैनेजर आके थोड़ी ऐसा कर सकता है, वो उसको पॉजिटिव स्पिन देना है। तो ये तो एक तरफ जैसे मैंने कहा वो कुछ कंपनियों को निकाल के फिर पेश करते हैं नंबर। सेकंड, ओवरऑल डिस्पर्शन इन द अर्निंग्स इज ट्रेमेंडस। इतना कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर्स है अर्निंग्स के लिए, सभी पैसा उधर नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे वो। तो एक कारण मार्केट ऐसे वैसे घूम रहा है। और ये मैं एक अगर आप ट्रैक करोगे, और सभी निवेशकों को भी मैं कहता हूँ ट्रैक करो, और मैं कुछ शोज में भी बताता हूँ, एक दिन एक सेक्टर चला, अगले दिन बॉटम में है, एक दिन तो अगले दिन टॉप में चलता है, फिर अगले दिन बॉटम में चलता है। हर दिन सेक्टर रोटेट होते जाता है। हाँ। तो ये एक कारण है कि
पीपल आर जस्ट इसका समझ रहे कि अच्छा खरीदा मैंने, इसका अर्निंग्स अच्छा आया, फिर अच्छा प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरे में डालो। तो क्लैरिटी ऑफ द मार्केट की इकोनॉमिक ग्रोथ आरबीआई 6.6% कह रही है, तो इन्फ्लेशन का भी हम 4% के आंकड़े पकड़ रहे हैं, तो 10-10.5% इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो स्टॉक मार्केट का ओवरऑल हमने देखा 12% है, विच इज रफली इन लाइन। चर्निंग तो सर बहुत गजब। आप तो सेक्टर बता रहे, मैं तो रोज इवनिंग रिपोर्ट जब बनाता हूँ, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टॉक 2 दिन लगातार चले। बहुत रेयर होता है कि कोई 2 दिन कंटिन्यूसली ऊपर रहे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो भयानक चर्निंग हो रही है उसमें। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस एक मार्केट के लिए अर्निंग सीजन का एक ये है। और ये मैंने जस्ट एज अर्निंग्स को वापस दिखाकर क्या कारण है विद इन ईच सेक्टर कि वो सेक्टर में ये अर्निंग्स अच्छी थी या नहीं थी। चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट को स्क्रीन में मुझे पढ़िए मत, मुझे ये बताइए कि पूरा अर्निंग सीजन देखने के बाद आपके हिसाब से कौन से सेक्टर हैं जो आगे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? आगे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, हाँ। तो उसकी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, और मुझे बैंकिंग अच्छा करेगा। देखिए बिकॉज बैंकिंग में अभी वो साइकिल में हम शुरुआत में हैं, एनपीए साइकिल में। अभी एनपीए सब बढ़ने में लगेंगे 2-3 साल, बिकॉज फ्रेश लेंडिंग बहुत ढंग से करके उसमें गए। एक्सेप्ट रिटेल लेंडिंग में अगर बहुत ले ऑफ्स होती है एआई के कारण, ऐसा कुछ खबर आता है, तो रिटेल में एनपीएस बढ़ सकती है, बट अजीज ऐसा कोई इमीडिएटली कोई दिक्कत सामने नहीं दिख रही है। और मेरा मानना है कि बैंक्स विल निम का प्रेशर होते हुए भी उनकी ईपीएस की बढ़त अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ। तो मुझे वो लगता है। और सेकंड, मुझे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एफएमसीजी का अभी भी मुझे मायना नहीं है, बिकॉज देखिए मैं ये भी देख रहा था कि एक तो मैंने बताया कि 92% एक्सपेक्ट कर रही है मानसून का कवरेज, बट मोर इम्पोर्टेंटली इज अ खरीफ सोइंग। और खरीफ सोइंग में ओवरऑल नंबर ठीक लग रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मगर राइस में 4.5% का शॉर्टफॉल है। ओनली 2 प्रोडक्ट्स देखे तो ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स और शुगर केन, इनका सोइंग अच्छा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। पल्सेस में शॉर्टफॉल है, सो ये दाम में बढ़त आ सकती है, उधर रूरल में चीज आ सकती है। तो एफएमसीजी में थोड़ी इंतजार करते हैं, मगर अब इसके अलावा मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन में आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बढ़त दिखेगी, दिवाली की, ये विनायक चतुर्थी टू दिवाली की सीजन में दिखेगी। तो दिस इज द 2 वेयर आई फील। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो मुझे ये ऑटो सेक्टर की ग्रोथ और ये सेक्टर की ग्रोथ देखते हुए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी बड़ी होगी। डेटा अभी आया नहीं है, अगर वो है तो कैपेक्स के लिए एक रिवाइवल देख सकते हैं, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। इट वोंट हैपन इन 2-3 मंथ्स। दैट इज द ओनली होप आई हैव। आपका व्यू अनुराग सिंह के साथ बहुत मैच कर रहा है सर। मैंने अनुराग सिंह का भी एक शो आज ही रिलीज किया है, मतलब शुक्रवार की शाम को हमने रिलीज किया उसको। तो उसमें उन्होंने भी बैंक को अच्छा बताया है, और उन्होंने डेटा के हिसाब से बताया कि 19 के वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स हाईली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 30% का डाइवर्जन है, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं उनको। और आईटी भी उनको बहुत, 2 सेक्टर उनकी चॉइस के थे। आईटी तो खैर उन्होंने अप्रैल में बोला था, आपने ही बोला था अप्रैल। अभी उन्होंने नया सेक्टर बैंक बोला, और देखिए आपने ही बोला, आपने तो आपको पता नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन देखिए क्या मैच कर रहा है, प्योर बेस्ड ऑन द डेटा। यस, तो अब हम लोग चलते हैं सर उस पे, एमफी वाले फ्लोस पे आते हैं। तो एक है अर्निंग सीजन में एक वाइड वेरिएशन के कारण मार्केट का भी इधर उधर के है। अब इसमें आते हैं फ्लोस में। तो फ्लोस में फर्स्ट थिंग क्या है कि नहीं, इसके पहले हाँ देखिए मंथ ऑन मंथ एक्टिव फ्लोस में, नहीं उसके पहले ना, एक मिनट, 5th प्लेट होगी मेरे ख्याल में, नहीं हाँ अभी यस ये वाली पहली। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसका अगला स्लाइड में जाइए पहले, फिर इसमें आते हैं।
अगला Okay. स्लाइड इज इक्विटी, एक्टिव इक्विटी का ओवरऑल। अभी मीडिया में जो रिपोर्ट होता है एक्टिविटी होता है, मगर एक्चुअली बात एक्टिव इक्विटी इज नॉट, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मार्केट, बट मीडिया इग्नोर्स द रेस्ट। ठीक है, तो नंबर जो होते हैं ना, रिपोर्ट करते हैं, वो ये है, पहला लाइन में जो है 28,973 हैज ड्रॉप टू 24, 15% ड्रॉप इन फ्लोज, ऐसे हेडलाइन बन जाते हैं। बट एक्चुअली इक्विटी रिलेटेड फ्लोज में ऑफ कोर्स एसआईपी को भी रिपोर्ट करते हैं, एसआईपी मंथ ऑन मंथ फ्लैट है, मगर चीज क्या है दो चीज में बताता हूँ इसी में से। ओवरऑल फ्लोज तो घटे हैं, तो एक तो डीआई की बाइंग के बारे में कहा तो उनको 15% कम इस हिसाब से मिला है, वो बात अलग है, मगर उसमें देखिए ग्रॉस सेल्स का नंबर देखिए, ग्रॉस सेल्स में क्या हुआ है, अगर एसआईपी को हटाएंगे लमसम फ्लोज नेगेटिव है, यानी अगर एसआईपी नहीं होता तो इंडस्ट्री में आउटफ्लो हो रहा है। करेक्ट। तो वो 3,000 करोड़ के करीब था जून में, इस महीने में 7,200 करोड़ का आउटफ्लो है नेट। किसी ने वो पैसे को लेकर वापस डाल सकते हैं किसी और स्कीम में, ये स्कीम रिलेटेड आउटफ्लोज है, राइट। और एसआईपी का शेयर ऑफ द ग्रॉस इज 50%, यानी आधा पैसा जो इंडस्ट्री में सेल्स के जरिए आता है वो एसआईपी है, आधा पैसा लमसम है, राइट। तो इस महीने प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ग्रॉस सेल्स देखिए नंबर फ्लैट है, यस। तो प्रॉब्लम सेल्स की नहीं है। तो क्या लोगों का क्या होता है, मीडिया में रिपोर्ट करते हैं कि लोग कम खरीद रहे हैं, नहीं, लोग कम खरीद रहे नहीं है, लोग ज्यादा रिडीम कर रहे हैं। यस। तो ये पॉइंट अगर आप ब्रेकअप करोगे तभी ये सामने दिखेगा ना, कोई नहीं करता ये मार्केट में। सर ये तो चिंता की बात है, रिडेम्पशन कर रहे हैं तो। हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग अपना एग्जिस्टिंग पैसे को निकाल रहे हैं, एसआईपी के कारण ही ये टिक के रह रहा है। ओके। अब निकल रहा है ना पैसा, 6,000 करोड़ निकला है, राइट। देख रहे हैं हम लास्ट लाइन में कहां से निकला ज्यादा और कहां डाल रहे हैं पैसा, वो प्रीवियस स्लाइड में। करेक्ट। अब यहां पे देखिए हैरान हो जाएंगे, people are taking their money out from large cap and putting the money in small cap. स्मॉल कैप में क्या गजब है। लार्ज कैप में क्या हुआ देखिए, बीच में तीसरा लाइन है, ओके, परचेसेस और रिडेम्पशन दोनों डालो में देखिए, दैट इज 27% लेस बाइंग इन स्मॉल लार्ज कैप, बट 36% रिडेम्पशन आल्सो हैज इंक्रीज्ड इन लार्ज कैप। तो मैंने रेड में कलर किया है तो दैट मींस इट्स नेगेटिव, यानी सेल्स भी कम हुआ है, रिडेम्पशन भी ज्यादा हुआ है। तो लोग लार्ज कैप के रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक साल में लार्ज कैप फ्लैट है और फ्लैट टू नेगेटिव है, और स्मॉल कैप एंड मिड कैप में 8 to 10% तो बना है। So clearly people are really worried about large cap and पैसे सेफ्टी से तो रिडीम कर रहे हैं। तो रिडेम्पशन का प्रेशर कहां पे आ रहा है, उधर हो रहा है। फ्लेक्सी कैप में भी रिडेम्पशन 15% हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप में भी 22% हुआ है। So people are redeeming from the large cap oriented funds because of the performance. Okay, sir, and actually small cap में देखिए मंथ ऑन मंथ सेल्स भी 11% बढ़ा है, मंथ ऑन मंथ रिडेम्पशन भी 20% गिरा है। करेक्ट। एक कंसंट्रेशन हो रहा है, ये है रिस्क, हायर रिस्क ले रहे हैं लोग। ओहो। तो अब वो पुअर फंड मैनेजर, अब इससे लिंक करो अपना मार्केट का घूमना, इतना पैसा खाली स्मॉल कैप में बैठा हुआ उनके पास, और उधर देखा आपने कि कितना डालेंगे पैसा उसमें, ये स्मॉल कैप का पैसा थोड़ी लार्ज कैप में डाल सकते हैं वो, राइट। तो लार्ज कैप में इधर हो रहा है, इसीलिए निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, बिकॉज डीआईएस का सपोर्ट ही नहीं है लार्ज कैप के लिए। अगर डीएमएफ से पैसा निकल रहा है लार्ज कैप, वो कहां से जाके लार्ज कैप खरीदेंगे। तो मार्केट का एक स्टैग्नेशन का कारण
है कि फंड मैनेजर के पास 1.5 स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है, पर उतना लिक्विडिटी स्मॉल कैप में नहीं है। उधर भी एक डाइवर्शन ऑफ परफॉर्मेंस है, कुछ गिने चुने सेक्टर ही अच्छे कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सेक्टर नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो पैसे को जाकर खरीदेंगे। ट्रू। दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर द मार्केट का घूमना इधर उधर। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज जो फ्लोस के बारे में मैं देखना चाह रहा था, लार्ज कैप में हटा रहे हैं, तो एक चीज थी कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे बात करते हैं, ये करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मे बी लोग एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में बेंचमार्क भी तो उसके लिए मैंने टेस्ट किया, इसलिए अगले स्लाइड में मैंने पैसिव का डेटा दिखाया। आइए, क्योंकि पैसिव ज्यादातर लार्ज कैप होते हैं ना। अब ये देखिए, इंडेक्स में जून में था नेगेटिव था, इस महीने 1500 करोड़ पॉजिटिव है इंडेक्स फंड में। अब मैं हैरान हो गया, क्योंकि क्या देखा उधर कि चेंज में ग्रॉस में लेस है, पैसा नहीं डाल रहे हैं, रिडेम्पशन कम हुआ है। करेक्ट। फ्रेश पैसा नहीं आया, 1.5% ही मंथ ऑन मंथ चेंज है इंडेक्स फंड में, बट इंडेक्स फंड खैर स्मॉलर कंपोनेंट है। ईटीएफ की बात करते हैं, उधर भी नहीं है। 3700 करोड़ नेट नेगेटिव, और वो कहां से? रिडीम ग्रॉस पैसा लार्ज कैप में नहीं डाल रहे हैं, 14% लेस परचेसिंग ऑफ ईटीएफ, रिडेम्पशन उतना नहीं है, 2% ही लेस है, मगर फ्रेश पैसा पैसिव लार्ज कैप में भी नहीं जा रहा है। तो एक्टिव हो या पैसिव हो, तो ये भी मार्केट को एक्सप्लेन करता है कि इवन पैसिव फंड्स आर नॉट एबल टू सपोर्ट लार्ज कैप्स। तो इसलिए निफ्टी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज डोमेस्टिक साइड से सपोर्ट ही नहीं है बिल्कुल लार्ज कैप के लिए। सर, जितना पैसा है लार्ज कैप से निकाल रहे हैं और ईटीएफ में भी नहीं डाल रहे हैं, वो पूरा पैसा उसमें जा रहा है स्मॉल कैप में, या कुछ कैश में भी बैठ रहे हैं? कैश जा रहा है ना, बिकॉज नेट, प्रीवियस स्लाइड में जाओ। हाँ, वही प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस ये वाला देखिए, उधर टोटल इंडस्ट्री में 4000 करोड़ बाहर निकला है, फर्स्ट लाइन देख रहे हैं आप ना, एक्टिव फ्लोज में 4000 करोड़ नेट इंडस्ट्री से बाहर निकला है। अदर बैंक अकाउंट में जाके बैठ रहा है या कहीं और पे जा रहा है। गोल्ड देखते हैं सर, आते हैं, गोल्ड पे भी आते हैं। तो ये हुआ पैसिव। अब एक और कैटेगरी है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड सेफ्टी होता है ना, वॉलेटिलिटी कम है, डेट इक्विटी मिक्स है, मगर हाइब्रिड से भी निकल रहे लोग, सेफ्टी से निकल रहे हैं भैया, बुरी हालत है। हाँ, बैलेंस एडवांटेज का नेगेटिव बन गया। माय गॉड, बैलेंस पीपल डोंट वांट सेफ्टी। जो भी सेफ्टी लार्ज कैप हाइब्रिड निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पैसा डाल रहे हैं वो स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर बिहेवियर का जो सिलसिला है ना, इज वेरी वेरी। सो हाइब्रिड कैटेगरी से भी निकला मीन्स वो क्या। और इसके अंदर अपने गोल्ड का पूछा, इधर देखिए मल्टी एसेट फंड का भी नेगेटिव। करेक्ट। सो क्लियरली पीपल आर सेइंग कि मुझे जिसको रिस्क लेना है वो डाल रहा है पैसा, जिसको रिस्क नहीं चाहिए वो निकाल रहा है पैसा। और जिसने भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप डाला, जो रिस्क लेने तैयार है, वो उसको निकालकर स्मॉल कैप में डाल रहा है। तो ये इन्वेस्टर का बिहेवियर पैटर्न बहुत बहुत फनी है। और क्या हो रहा है इसके कारण? एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मॉल कैप मनी इन फंड मैनेजर हैंड्स, और जाके कितने स्टॉक को एग्जैक्टली तो मुसीबत में है। और आपने गोल्ड की बात उठाई, तो अगले स्लाइड में गोल्ड को भी डाला है मैंने। नेट नेगेटिव गोल्ड की वॉलेटिलिटी से 2000 करोड़ निकला है पैसा, मगर इट इज नॉट, उसमें 12% रिडेम्पशन का ग्रीन दिखाया मैंने, बिकॉज कम है रिडेम्पशन कंपेयर्ड लास्ट मंथ, बट पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। देयर इज 42% लेस इनफ्लोस इन गोल्ड देन लास्ट मंथ। तो गोल्ड में भी नहीं डाल रहे हैं। नेट ये पैसा मार्केट से बाहर निकल रहा है, कहां जाने, डिपॉजिट में जा रहा है, सेविंग्स बैंक में जा रहा है, कहीं जा रहा है,
पता नहीं। सर अब मुझे ये समझाइए आप, जैसे हमने देखा कि नेट पैसा बाहर निकल रहा है, लार्ज कैप में भी डाल रहे हैं, सेफ्टी वाले में भी डाल रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने में, केवल थोड़ा बहुत जिसको रिस्क लेना वो स्मॉल कैप में डाल रहा है, पैसा बाहर निकल के जा रहा है। तो इन्वेस्टर का ये जो बिहेवियर है, इसको आप लोगों ने जब आप देखते हो तो इसको कैसे एसेस करते हैं कि इन्वेस्टर के मन में क्या चल रहा है? देखिए, इन्वेस्टर के मन में दो चीज है। एक, वो देख रहा है अपनी पोर्टफोलियो में कि 2-3 साल से रिटर्न नहीं बना है, तो बेहतर मैं डिपॉजिट में ही डालूं, क्योंकि प्राइवेट बैंक या छोटे मोटे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो तो अच्छे यील्ड दे रहे हैं ना। आई थिंक व्हाट 8% प्लस तो दे रहे होंगे, मिल जाता है। सो दे आर गोइंग इनटू मोर, बिकॉज स्टॉक मार्केट में 3 साल से डाल के कुछ नेट रिटर्न 0 बना है, तो 8 मिल जाए उधर वही बहुत। हाँ। और एक वो सेबी का एनुअल रिपोर्ट में देखा आपने? यस, राइट, फंड्स व्हिच हैव लॉस्ट have tripled. That is, funds which have lost more than 10% have gone up 3 times in the last 1 year return. So परफॉर्मेंस जब नहीं आता है, और लार्ज कैप में दो तरह की दुविधा, एक तो पैसा नहीं बन रहा है, माने लॉस हो रहा है, बट सेकंड वो इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं ना। मुश्किल है ना इंडेक्स को बीट करना लार्ज कैप में। तो सर ये लोग ना, बट क्या है ना इसमें कि ये पैसा वापस भी आ सकता है जैसे ही रिटर्न इंप्रूव होते हैं, मगर यू हैव टू वेट फॉर दैट टू हैपन। तो अभी क्या है कि स्मॉल कैप और अभी देखिए 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न ठीक है स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसलिए उधर जा रहे हैं लोग। देखिए, उनको पास्ट रिटर्न को देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। कुछ भी करो, वो माइंडसेट को बदलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करेक्ट, क्योंकि अभी सब लोग मेरे को चाहिए वो नास्डैक में इन्वेस्ट करना, फॉरेन स्टॉक्स में, सब उधर रिटर्न देख रहे हैं, तो पास्ट रिटर्न्स को ही देखकर कर रहे हैं। बट रिटेल के लिए इतना आसान नहीं है आउटसाइड डालने में, दो देयर इज नो बार। आउटसाइड स्टॉक्स सब खरीद सकते हैं मतलब थ्रू ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो डालकर यू कैन बाय फॉरेन स्टॉक्स, पर उतने लोग रिटेल में कर रहे हैं क्या, मुझे डाउट है, आई डोंट नो। So as a result, फंड मैनेजर के हाथ में, we come back to the point of answering the question, next slide में दिखेगा आपको, इक्विटी प्लस हाइब्रिड प्लस गोल्ड टोटल का देखें तो 10,000 करोड़ पैसा फंड मैनेजर को कम मिला इस महीने। प्योर इक्विटी में 4,000 था, बट हाइब्रिड और गोल्ड ये सब मिलाकर लेस मनी इज देयर फॉर डोमेस्टिक फंड मैनेजर। ये पहली बात है क्यों मार्केट नहीं जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इफेक्टिव इक्विटी करके मैंने एक नंबर कैलकुलेट किया, बिकॉज हाइब्रिड में एक प्रोपोर्शन होता है, मेरे अनुभव से मैंने डाला है कि हर स्कीम में कितना आपको इक्विटी में जाता है। उसमें भी देखिए 7,000 करोड़ कम आया है इक्विटी खरीदने लायक पैसा, तो नेचुरली उसका असर मार्केट के ऊपर दिखता है ना, टू सम एक्सटेंट। करेक्ट सर, एज ऑन डेट, अगर आज की तारीख, अगर हम अभी 15 अगस्त के डेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न मिडिल स्मॉल कैप में 9-10% के आसपास है, और निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट है। करेक्ट। 24 सितंबर को मार्केट का हाई बना था 2024 में। करेक्ट। तो अब यहाँ से कितना 1.5 महीना रफली बचा है, तो पूरा 2 साल का रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा अगर मार्केट ने 26,300 के ऊपर नहीं लगाया निफ्टी ने। तो नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है भैया, 1.5 महीने में आप 26,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। मैं तो पॉजिटिव सोच 2,000 पॉइंट की उछाल कहां से आएगा भैया। मुझे तो चिंता है कि स्मॉल और मिड कैप भी रेड में चले जाए कहीं, जो अभी 8-9-10% दिख रहा है वो फ्लैट हो जाएगा। नहीं, see, September 24 was a high only for large cap. हाँ, FIs were not investing in small and mid cap ना, लेकिन इंडेक्स वाइज तो सर वहां से बहुत पैसा बन रहा था ना। कौन सा स्मॉल कैप इंडेक्स में 2024 के अप्रैल से पैसा खूब आना शुरू हो गया, फिर इलेक्शन टाइम में अचानक से गिरा, रुका, और फिर वहां से रिकवरी आई। जून में मार्केट बुरी तरीके से गिरा था ना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, लेकिन वहां से फिर उसने रफ्तार पकड़ी और सितंबर में पीक आउट हो गया। तो अभी मैं कह रहा हूं कि
उतना इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं दिखेगा, बिकॉज उनका लाइफ टाइम हाई सितंबर 24 नहीं था, निफ्टी का लाइफ टाइम हाई सितंबर 24 में था। तो लार्ज कैप के और भी वाट लगेगी अप टू 30 सितंबर। तो 30 सितंबर में कौन जाने 2 साल का रिटर्न नेगेटिव में हो गया लार्ज कैप का, तो लोग कहेंगे कि यार मार्केट में निवेश करके क्या फायदा यार। तो सर ऐसा जब होता है तो फंड मैनेजर क्या सोचते हैं फिर उस समय कि जब 2 साल का रिटर्न नेगेटिव हो गया? नहीं, फंड मैनेजर पास्ट रिटर्न्स के बारे में सोचते नहीं है। उनको अब मेरी एनएवी मैंने हो गया ना, सो हो गया, क्या उसका अल्टर नहीं कर सकते हैं। मगर सेल्स फोर्स ऑफ द एएमसी के लिए ही दिक्कत होता है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी हैंडल करना होता है कि क्या यार, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी दबाव आता है ना, बिकॉज उन्होंने बेचा है और 2 साल में इतने उन्होंने उनको सब स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, डिविडेंड अपना क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फलाना फलाना सब देखे। और ये क्या है ना, लोग जो उन्होंने सितंबर 24 में इन्वेस्ट ओके उन्होंने देखा था कि पिछले 3 साल का रिटर्न 40% पर एनम था, राइट। तो उम्मीदें कैसी थी याद रखिए जब निवेश किया था, और उस उम्मीद के हिसाब से अभी तो नेगेटिव। इन्वेस्टर को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ये एक फ्यूचर की स्टोरी ब्राइटनेस को दिखाकर कैसे, और फंड मैनेजर्स देखिए वो कहेंगे कि देखिए, और कोई फंड मैनेजर कहेगा निफ्टी का नेगेटिव है, मैंने 2% पॉजिटिव किया तो मैंने बीट किया इंडेक्स को, पर कस्टमर को 2% रिटर्न नहीं चाहिए। सो वी आर इन फॉर टिल सितंबर 30th वी आर इन फॉर चैलेंजिंग टाइम। उसके बाद जैसे एफआई मार्केट करेक्ट हुआ, एक गुड मंथ इसे बेस इफेक्ट के कारण थोड़ी रिटर्न्स कैन स्टार्ट इंप्रूविंग। जस्ट नेक्स्ट 1.5 months थोड़ा टफ होगा। बट टू समराइज, मार्केट का आपने जो पहला सवाल किया था उसका रिप्लाई यही है कि एफआईएस को दिलचस्पी दिखाने के लिए खास इंडिया में कुछ नहीं है। तो एआई वाले करेक्शन हुआ था और अब वापस एआई वाले चलने लगे हैं, करेक्ट। तो वो एआई का करेक्शन होगा तो इंडिया एक एआई हेज है, पैसा आएगा, ऐसी उम्मीदें बन रही थी। अभी वापस तो एआई के रिजल्ट्स देखा आपने हर कंपनी के। सर एसएनपी की जो अर्निंग ग्रोथ है ना 25% है। नहीं अभी बढ़ गया, 27 हो गया इस हाँ, साल। इतने बड़े साइज की इकोनॉमी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इस रफ्तार से ग्रो कर रही है और गाइडेंस भी दे रही 2030 तक और करेंगे हम ऐसे ही, तो पैसा इधर क्यों आएगा? और उसका पी 20 के करीब है। हाँ, और हमारा पी भी 20 के करीब है। फर्क है कि हमारी लार्ज कैप 9% पे बढ़ रही है, उधर 3 गुना 27% पे बढ़ रही है। यस, और उनका एसएनपी का मल्टीपल 20 पॉइंट समथिंग था, 20 पॉइंट एग्जैक्टली। अभी कल ही देखा तो हम लोग इतना हंस रहे, लोग कहेंगे लोग हंसते क्यों? अरे यार हंसी आती है नंबर देख। सर आप सोचिए कि सैमसंग और एसके हाइनेक्स इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं लूंगा उनको? कोरिया का मार्केट पोस्ट में किधर भी जाए, करेक्ट, तो स्टॉक तो 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, आदमी लेगा उसको। तो वो एक है। सेकंड, अर्निंग सीजन में वाइड डिस्पैरिटी है अर्निंग्स ग्रोथ में सेक्टर वाइज। तीसरी बात है कि धीरे धीरे फंड मैनेजर के हाथ में भी वो जो आप इंडेक्स की बात करें तो लार्ज कैप का फंड कम हो रहा है, वो इम्पैक्ट है। और ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में आ रहा है, तो कितना वैल्यूएशन के हिसाब से कितना डालें स्मॉल कैप में, तो पैसे शायद, मुझे अभी कैश बैलेंस का जुलाई का मैंने अभी तक डेटा नहीं आया है, एमएफ की कैश बैलेंसेस क्या अभी आया नहीं है ख्याल में। तो अगर वो दिखेगा कि क्या वो कैश को रख रहे, तो फिर थोड़ी उम्मीद बढ़ सकती है, बिकॉज दैट कैश कैन कम बैक इनटू द मार्केट। अगर फंड मैनेजर्स आर कीपिंग द कैश बैलेंस हायर बिकॉज ऑफ दिस, तो सो लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। तो बट एक क्लियर डायरेक्शन के लिए देखिए, मैंने सोचा कि फर्स्ट
आपको इंडिया का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में सितंबर 2024 में 20.9% शेयर था, आज 10.9% है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर एफआईआई सेलिंग इसके उनका बेंचमार्क में अगर परसेंटेज कम हुआ तो उनको इंडिया बेचना ही है. मेरा व्यू जो भी हो, मैं 20% पे मैं अंडरवेट था समझिए 16 पे, या ओवरवेट था 24 पे. ओवरवेट है तो मैं 2% ऊपर रख सकता हूं. अब मैं 10% है बेंचमार्क की वेट इंडिया का, मैं 22 कहां से रखूंगा? मैं ओवरवेट हूं इंडिया, मेरे पॉजिटिव आउटलुक है, बट व्हेन द इंडेक्स इज कैरिंग 10% मैं थोड़ी 22% रख सकता हूं. कोई भी मेरा रिस्क मैनेजर अलाउ नहीं करेगा कंपनी का. सो दे हैव टू सेल इंडिया. ठीक है. अब ये 10.9 को वापस आई थिंक इस मंथ एंड पे है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का एक तो रीबैलेंसिंग है, वो कल भी अनाउंस हुआ था कुछ स्टॉक्स का, अदानी ग्रुप के कुछ अंदर आ रहे हैं करके. बट वो रीबैलेंसिंग में क्या, अगर इंडिया का शेयर बढ़ता है तो यू कैन एक्सपेक्ट एफआई फ्लोज टू गो अप टू दैट एक्सटेंट. पैसिव फ्लोज तो जरूर बढ़ेंगे, एक्टिव मैनेजर्स भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं. तो वो एक है. सेकंड है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पूल को बढ़ने की जरूरत है, ताकि जो हमें 10% मिल रहे वो लार्जर पूल का पैसा मिले. तो वो होगा जब यूएस में एक रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. अब रीसेंट डेटा पॉजिटिव है, उसके बारे में हमारे लिए पॉजिटिव है. क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखा आपने, -23,000 जॉब्स इन जुलाई, एक्सपेक्टेशन था 80,000 जॉब्स, राइट. एंड जो मई एंड जून का नंबर को भी 1 लाख जॉब्स कम कर दिया है, रिवीजन पुराने डेटे का. तो लेबर मार्केट थोड़ी वीक है. आज रिटेल सेल्स का नंबर आया, वो भी थोड़ा वीक है, कल आया. तो ये सब हमारे लिए अच्छी खबर है, बिकॉज दैट मीन्स द फेड रेट हाइक प्रोबेबिलिटी कम्स डाउन. और अगर रेट कट का प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली डॉलर भी देखिए इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है, 100 के नीचे आ गया. सो these are the signals I have to wait for कि अगर फेड में रेट कट का माहौल बना तो इमर्जिंग मार्केट की पूल बढ़ेगी. तो ये 10% में ही सही हमें पैसा ज्यादा मिलेगा. वो सेकंड कंडीशन है. तीसरा कंडीशन है कि तेल के दाम में जरूर एक 70s की ओर एक ट्रैजेक्टरी दिखना जरूरी है, नहीं तो एफआई के लिए करेंसी का वरी. अब करेंसी में देखिए, आज भी डेटा आया, आरबीआई की फॉरेक्स बैलेंस 707 बिलियन वापस 700 के ऊपर चली गई. तो ये एफसीना भी डिपॉजिट्स का 40 बिलियन था लास्ट मंथ, 52 और 56 कुछ हुआ है. 56 अभी आज प्रेस रिलीज आई थी. अब लेटेस्ट आरबीआई का खबर है कि दे मे क्लोज द स्कीम अर्ली because they don't want too much money. 31st August. They're happy with this 50, 60. तो 15 अगस्त या टुमारो या डे आफ्टर और 31 अगस्त को क्लोज कर देंगे करके एक भी खबर है. तो क्या मैं बता रहा हूँ, बट ये शॉर्ट टर्म है. एफआईएस के लिए अभी भी इंडियन रुपी वीकनिंग का डर है ना, तो ऑयल का ट्रैजेक्टरी उनको कम दिखना चाहिए. ये एक कंडीशन है एफआई फ्लोज को आने के लिए. उनके लिए डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट एज थिंग्स स्टैंड, डिप्रिसिएशन 2.6-2.7% ही दिखा रही है अपनी फॉरवर्ड मार्केट, करेंसी का फॉरवर्ड मार्केट. बट दैट दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि ये ऑयल का प्राइस, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है ना, एफसीना भी ये सब, तो उसके बाद ऑयल विल डिटरमिन आवर करेंसी. तो वो एक चीज. सो मार्केट इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ये सब कंडीशनलिटीज है. और एआई में मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रैश या बबल की तरह फॉर्म होके गिरने वाला है. वो कोरियन मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग के कारण क्रैश हुआ था. बाकी ये रिजल्ट सीजन के बाद देखें तो बाकी सब नास्डैक से लेकर सभी बढ़ने लगे हैं वापस. न्यू हाई पे सर, एसएनपी तो न्यू हाई पे. सो इसीलिए मेरा मानना है कि मार्केट के लिए अभी जो डायरेक्शन है, देखिए मॉनसून का भी हो गया करीबन, हमने डिस्कस किया, तो अभी और कुछ मॉनसून से अनसर्टेनिटी नहीं है, होगी बात. अब डेटा जो आएगा, आज एक्चुअली होलसेल प्राइस इंडेक्स का नंबर आया, कम आया है, 9.54 पे आया, बट दे सेइंग इट इज लेस बिकॉज फूड एंड फ्यूल प्राइसेस में देयर इज सम डिक्रीज. मैंने देखा WPI का डेटा आया था. सर मेरे को तो ये डेटा का भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड पे जाके कुछ भी कम नहीं होता और यहाँ पे तो पता नहीं क्यों नंबर कम आ जाता है. देखिए
नो सी दो वो इन्फ्लेशन है आम जनता की इन्फ्लेशन। हम जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो है आरबीआई के डिसीजन मेकिंग के अंदर वाली इन्फ्लेशन। देखिए अब हाँ आरबीआई क्या करने वाली है उसी के लिए सोच रहे तो यही नंबर देखना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई उसी को देखती है। हम रियल इन्फ्लेशन की बात करें तो बात कमी अलग है, बिकॉज एजुकेशन का इन्फ्लेशन देखे, मेडिकल कॉस्ट का इन्फ्लेशन देखे, ये तो कहीं डबल डिजिट पे चल रही है। राइट। So we cannot correlate कि वो रियल इन्फ्लेशन इन द ग्राउंड लेवल इज डिफरेंट, बट आरबीआई जो गणित करके रेट कट के बारे में डिसाइड करती है वही हमारे लिए मायने रखता है ना। इट इज ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस। हम रियली नहीं कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई या हम बिकॉज डेटा जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसी से हम जाना पड़ता है, तो दैट्स दैट। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मार्केट के लिए एक, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि 26,000 वापस आ जाए, तो उसके लिए ये सब कंडीशनलिटीज को फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज फॉर अ फॉरेनर अभी भी कोरिया, ताइवान, नैस्डैक, ये सब मार्केट्स उनको बहुत बहुत अट्रैक्टिव है फ्रॉम अ पीई ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और एमएससीआई इंडेक्स में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है 10% शेयर के हिसाब से। सो लॉट ऑफ ग्राउंड लेवल में थिंग्स हैव टू चेंज विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। तो वही है बात, सिंपल सी बात है, नथिंग। सो आई डोंट थिंक वी कैन रियली एक्सपेक्ट मार्केट टू डू समथिंग ड्रामेटिक। मेरे ख्याल में ये कंसोलिडेशन फेज में है, अनलेस फेस्टिवल सीजन में कुछ तोड़ फोड़ के सेल्स नंबर्स आते हैं ऑफ ऑल द वाइट गुड्स, एक दिवाली और ऐसे कोई खबर, यू नीड समथिंग टू बूस्ट इट। अभी खबरें आएंगी सर पिंक पेपर में कि दिवाली सेल्स के लिए इतनी तैयारी, इतनी ये गिग वर्कर की भर्ती हो गई है, इतना आई है क्या खबर? आएंगी सर, अभी आने वाली। बस जैसे ही ये रक्षाबंधन खत्म होगा उसके बाद से ये खबरें शुरू हो जाएंगी, और फिर चारों तरफ अच्छी अच्छी खबरें आएंगी कि इस बार फेस्टिवल सीजन में इतने लाख करोड़ की बिकवाली होने की संभावना, ये सब पॉजिटिव खबरें चलेंगी। बट जो रियल क्वेश्चन है सर, वो मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा कोई बड़ा इवेंट बाकी नहीं जो पॉजिटिव साइड में सरप्राइज करे हमें। मान लीजिए वॉर रुक भी जाता है, ईरान वॉर वाला, तब भी एक खबर को कितनी बार डिस्काउंटिंग देंगे हम? हो गया, खत्म हो ही गया मान लो, तो भी ये तो वो भी एक चिंता लगती है। बट प्रॉब्लम तो है सर कि कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और मुझे सबसे बड़ा रिस्क लग रहा है कि जो सारा पैसा ऐसे उसमें जा रहा है स्मॉल कैप में। ये तो मतलब प्योरली रिस्क ले रहे हैं हमारे इन्वेस्टर लोग सारे। क्या है ना, देखिए किसी ने डाला लार्ज कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में, देखता है कि मेरा स्मॉल कैप इतना अच्छा किया है, तो लार्ज कैप कोई में नहीं गया तो सोचता है कि मैं क्यों इसको अभी रखूं, शिफ्ट कर लेता है। तो यू कांट हेल्प इट, मगर द वरी इज अबाउट द फैक्ट दैट स्मॉल कैप में ऐसे बाइंग, फिर अभी फंड मैनेजर को चॉइस नहीं हुआ कितना डिले करेंगे बाइंग का, तो बाइंग करेंगे तो स्मॉल कैप की वैल्यूएशन और भी बढ़ेगी ना, फिर वो रिस्क भी बढ़ता है ना। तो ये है कुल मिला के तस्वीर। और लेट्स सी कि अच्छा, एक ऊपर से कैश वाला सिस्टम भी नहीं ठीक हो रहा है। पहले लगा था नॉर्मलाइज हो जाएगा, कल थर्सडे को मतलब इतना खराब उसने किया, सेंसेक्स की एक्सपायरी के टाइम जो 6 रुपए की कॉल थी वो 80 रुपए की हो गई 15 मिनट में। आप सोचिए कॉल राइटर तो मर गया होगा, तो पुट राइटर मतलब 5 रुपए वाली चीज 40 टाइम्स 50 टाइम्स ये हो रहा था। तो अभी भी वहां पे एक इशू है कि उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई सेटल करो, क्योंकि सेबी कह रहे हैं कि रिव्यू के लिए हम ओपन है। रिव्यू के लिए ओपन, उन्होंने बताया कि हमने रिव्यू कर दिया, सब ठीक ठाक है, ऐसे कहा। रिव्यू के लिए ओपन कहा पहले कहा था उन्होंने, अब दोबारा उन्होंने उनको देखा कि ये रुक नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर से कहा कि हम देखेंगे इसको। मेरे ख्याल में जो मंथ एंड वाली एक्सपायरी होगी ना उसमें स्टॉक भी शामिल होंगे, तब रियल पिक्चर समझ में आएगी, क्योंकि बटर मस्ती तो हो रही है सर इसमें। आखिरी में एकदम से आप इतना ऊपर नीचे कर देते हैं, तो देखिए एक्टिविटी नहीं है, सारी एक्टिविटी 3 बजे के बाद होती है, वॉल्यूम गिर गया एकदम। आदमी कह रहा है कि यार फायदा क्या है जब शाम को सब कुछ होना है। तो
एक कंफ्यूजन सीएस सिस्टम ने भी कर रखा है। और ये म्यूचुअल फंड के लिए भी दिक्कत है, बिकॉज क्या होता है ना कि उनका क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पे उनको रिडेम्पशन को टैकल करना है। हाँ, तो वो स्पाइक होता है, तो उनको उस बेसिस पे you have to pay the money redemption on the NAV which is at the closing. राइट। तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया तो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग इन्वेस्टर का पैसा लेके उनको दे रहे हैं क्या? That means existing investors will suffer even more because म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन में स्पाइक है। तो देखिए, और अभी भी डेरिवेटिव्स में उन्होंने क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम नहीं लाया, उधर तो वैप ही चल रहा है ना। तो इसलिए वो आर्बिट्राज में बहुत हलचल हुई थी, वो सेटल डाउन हो गया है अभी। एंड आर्बिट्राज का तो ऑटोमेटिकली मंथ एंड में वो ये हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, मगर इट इज ऑब्वियसली caused a lot of confusion in the market. ओके सर, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। फिर कुछ नई खबरें, नई घटनाएं, और हमें पता लगेगा कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। लेकिन बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस एसआईपी डेटा का और अर्निंग सीजन का, कि जो इतनी हेडलाइन खबरें बनती हैं, खबरों के पीछे झांक के देखिए तो आपको दूसरी तस्वीर दिखाई देगी। रियल एनालिसिस ये है, इसीलिए मार्केट चल नहीं रहा है कि सब कुछ अच्छा तो चल क्यों नहीं रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम ये रख देना चाहिए शो का, एसआईपी डेटा का असली विश्लेषण तो ये है। ऐसा कुछ बनाते हैं बढ़िया सा। नहीं तो आप ये भी लग सकते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। डेविल लाइज इन द डिटेल्स, ऐसे लिखें SIP/Q2 अर्निंग्स, Q1 अर्निंग, सॉरी, Q1 अर्निंग, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। हाँ, ये सही है। तो एक्चुअली क्या सर, लोगों को ना रियल पिक्चर देखने की आदत खत्म हो गई है। वो उनको सब बढ़िया जो बिग हेडलाइन दिखा दी जाए तो वो उनको बहुत मजा आता है कि हाँ ऐसा है। डिटेल में जाके देखो ना, तब समझ में आएगा। मैं अपनी इवनिंग रिपोर्ट में रोज कह रहा हूँ, यार मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसी बुरी खबर आती है। ये है असली चीजें कि जिससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट को कि यार चलूं कैसे जब सब कुछ ठीक नहीं है। तो ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या नई तस्वीर निकल के